Hello guys, hope you are fine. So welcome to your channel Pharmacare. Today we are going to study with the topic adrenergic receptor blocker. My name is Anil Sharma. Hope you like this video. Please do share this video to all your friends. For any query or any question, do comment below in the comment box. If anyone yet not subscribe your channel Pharmacare, please do subscribe the channel. Press the bell icon for the upcoming video relating to the pharmacy. So here I begin. फर्स्ट हम इसमें पढ़ लेते हैं एड्रेजेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एड्रेजेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड एड्रेजेनिक एगोनिस्ट मेडिएटेड थ्रू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। जो एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट होते हैं वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और एड्रेजेनिक एगोनिस्ट के काम को रोक देता है। किसके थ्रू रोकता है? अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू रोकता है। मतलब इसके अंदर दो ब्लॉकर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक होता है अल्फा ब्लॉकर्स और एक होता है बीटा ब्लॉकर्स। एगोनिस्ट हमारा होता है जिसके अंदर इंटरसिनिक एक्टिविटी और एफिनिटी दोनों होती है, बट एंटागोनिस्ट के अंदर एफिनिटी तो है होती है पर इंटरसिनिक एक्टिविटी नहीं होती। एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स के अंदर दो ब्लॉकर्स आते हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि अल्फा ब्लॉकर होता है एक और बीटा ब्लॉकर होता है। जो अल्फा ब्लॉकर होता है वो अल्फा वाले को ब्लॉक करता है, अल्फा रिसेप्टर्स को, और बीटा जो होता है वो बीटा रिसेप्टर्स को नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स का सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे अल्फा ब्लॉकर्स का। सबसे पहले ये बोल रहा है दे ब्लॉक्स दी अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा एंड थस इनहिबिटिंग दी अल्फा रिसेप्टर। जो अल्फा रिसेप्टर मेडिएटेड रिस्पांस जो आएगा, मतलब जो भी अल्फा ब्लॉकर्स अपना काम दिखाएगा या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा या थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जो भी अल्फा रिसेप्टर्स दिखाएंगे उन सबको ब्लॉक कर देगा, उनका काम बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स में अल्फा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन के अंदर तीन कैटेगरी आती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है अल्फा वन नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर्स। सेकंड कैटेगरी होती है सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर एंड थर्ड कैटेगरी होती है सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर्स। जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर्स होते हैं वो दोनों अल्फा वन रिसेप्टर और अल्फा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। बट जो सेलेक्टिवली ब्लॉक करेंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉक करते हैं अल्फा वन को और सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉक करते हैं अल्फा टू को, रिसेप्टर को। नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर्स के अंदर फर्दर दो कैटेगरी आती हैं जिसका नाम होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल होता है वो रिवर्सिबल होता है, बट इरिवर्सिबल होता है वो एक बार मतलब जुड़ गया रिसेप्टर के थ्रू तो रिसेप्टर पे, तो वो वापस रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। रिवर्सिबल के अंदर दो एग्जांपल आते हैं, एक होता है फेंटोलामीन, एक होता है टोलाजोलिन। ठीक है, और इरिवर्सिबल में सिर्फ एक ही आता है जिसका नाम होता है फिनोक्सीबेंजामीन। सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं एग्जाम्पल आपके प्राजोसिन होता है, टेराजोसिन होता है, डोक्साजोसिन होता है, टेम्सुलोसिन होता है, एल्फुजोसिन होता है। और सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर्स के अंदर एक एग्जाम्पल आता है जिसका नाम आता है योहिम्बिन। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन की ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव अल्फा रिवर्सिबल ब्लॉकर्स के अंदर सबसे पहले एग्जांपल था फेंटोलामीन। फेंटोलामीन में फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज अ रैपिड एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन मिनट्स। ये बोल रहा है कि जो फेंटोलामीन है वो उसका जो एक्शन है वो मतलब फास्ट है, बट ड्यूरेशन उसका बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, मिनट्स के अंदर ही है सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इक्वली ब्लॉक्स दी अल्फा ब्लॉकर एंड अल्फा टू ब्लॉकर। जो फेंटोलामीन है वो अल्फा वन और अल्फा टू को दोनों को ब्लॉक करता है, बट दोनों को बराबर ब्लॉक करता है। ये नहीं है कि किसी को 70% कर रहा है कि तो किसी को 30% कर रहा है, नहीं, दोनों को 50% ही करेगा। अब अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, नॉन एड्रेनलिन का रिलीज अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वेनोडाइलेशन और आर्टीरियल डायलेशन दोनों होंगे, बट जो वेनोडाइलेशन है मतलब जो वेन्स का डायलेशन है वो आर्टरी के डायलेशन से ज़्यादा होगा, प्रीडोमिनेट्स करेगा। मतलब
ज़्यादा वेन का डायलेशन होगा एज कम्पेयर टू आर्टरीज का डायलेशन। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इसमें कि इट इज़ यूज्ड एज अ क्विक एंड अ शॉर्ट एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर्स की तरह काम मतलब यूज़ करते हैं हम इसको फॉर द डायग्नोसिस एंड इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए ऑफ अ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक तरह का कैंसर होता है, ट्यूमर होता है ऑफ एड्रेनल मेडुला का, ठीक है। एंड फॉर कंट्रोल और हाइपरटेंशन ड्यू टू क्लोनिडीन विड्रॉल एंड अ चीज रिएक्शन। अब होता क्या है कि क्लोनिडीन जब हम लेते हैं, क्लोनिडीन एक ऐसी ड्रग होती है जो खुद हाइपरटेंशन के लिए ही यूज करी जाती है, बट अगर तुम उसका एकदम मतलब अब तुम 2-2 mg रोज ले रहे हो, अब एकदम ही बंद कर रहे हो तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन ही क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट एक पॉइंट बोल रहा है कि एक चीज रिएक्शन क्या होता है। चीज रिएक्शन होता है जब MAOI इनिबिटर्स जो होते हैं, मोनो अमाइन ऑक्साइडेज जो इनिबिटर्स होते हैं, जब चीज कोई पर्सन खाता है, चीज खाता है उसके अंदर टायरामीन ही होता है, टायरामीन होता है, टायरामीन MAO के इनिबिटर्स के साथ रिएक्ट करके हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, एक्यूट हाइपरटेंशन क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं चीज रिएक्शंस। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि जब ये अल्फा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर्स को बंद करेगा मतलब ब्लॉक करेगा तो नॉन एड्रेनलिन की जो अमाउंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा तो फिर वो अल्फा ब्लॉकर और बीटा रिसेप्टर्स पे अपना क्या करेगा, रिसेप्टर्स पे ज्वाइन होगा तो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर थेरेप्यूटिक एक्शन अपना दिखाएगा। बट हमने फेंटोलामीन दे दिया, अब फेंटोलामीन क्या करेगा, एंटागोनिस्ट है, इन दोनों को ब्लॉक कर देगा। अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर है, वो अल्फा और बीटा को दोनों को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो नॉन एड्रेनलिन अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखा रहा है जो हमें नहीं चाहिए इस वक्त, तो वो खत्म कर देगा। नेक्स्ट इसका फेंटोलामिन का कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब बीपी बढ़ना, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, पैल्पिटेशन हो जाएगा, एरिथमेसिस हो जाएगा मतलब हार्ट बीट इरेगुलर होने लग जाएंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट है एंजाइना, एक्यूट एंजाइना क्रिएट कर देगा। नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर के अंदर सेकंड जो पार्ट है वो उसके अंदर इरिवर्सिबल होता है, वो उसमें हम ड्रग पढ़ेंगे फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन इज अ इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होता है दैट ब्लॉक्स बोथ दी अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। ये भी फिनॉक्सीबेंजामीन भी अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ही ब्लॉक करता है, बट क्या होता है इसमें फिनॉक्सीबेंजामीन में ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर रिसेप्टर्स पे ब्लॉक मतलब ज्वाइन हो गया या अटैच हो गया तो उसके बाद ये हटेगा नहीं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इट बाइंड्स कोवेलेंटली टू द अल्फा ब्लॉकर एंड कॉज इरिवर्सिबल ब्लॉकेज। ये बोल रहा है ना कोवेलेंटली, कोवेलेंट मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होएगा अल्फा ब्लॉकर से, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्लॉकेज कॉज करेगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इट also inhibits the reuptake of non-adrenaline into the adrenergic nerve ending। जो adrenergic nerve ending होगी ना उसमें वापस नॉन एड्रेनलिन को आने नहीं देगा, रीअपटेक उसका ब्लॉक कर देगा। जब ये नॉन एड्रेनलिन आएगा तो ये आने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है इट ऑल्सो ब्लॉक्स दी हिस्टामिन कोलर्जेनिक सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इन हाई डोजेस। ये बोल रहा है कि जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ना वो H1 को, कोलर्जेनिक को, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि अल्फा, अब यही है कि जो नॉन एड्रेनलिन अपना एगोनिस्ट है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 पे रिसेप्टर्स पे जाएगा, अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा, बट हमें इस वक्त नहीं चाहिए वो। अब हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन एज अ डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे। फिनॉक्सीबेंजामीन आएगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 को दोनों को ब्लॉक कर देगा, जो एंटागोनिस्ट का काम होता है, ब्लॉक कर देगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ नॉन एड्रेनलिन बंद हो जाएगा। अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता क्या है फिनॉक्सीबेंजामीन का। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसका ये होता है कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेस्कुलर अल्फा 1 रिसेप्टर्स
हैज अ प्रीडोमिनेंट वेनोडाइलेटिंग इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले बोल रहा है पीवीआर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहा है। और वेनोडाइलेटिंग इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा, मतलब कि वेन्स का जो डायलेशन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आर्टरीज का। सेकेंड इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि इंक्रीजेस दी रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनलिन। जो नॉन एड्रेनलिन का जो रिलीज है उसको बढ़ा देगा फ्रॉम एड्रेजेनिक नर्व ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से ये क्या करेगा, प्री साइनेप्टिक जो नर्व के अंदर जो अल्फा 2 ब्लॉकर है ना, उसको ब्लॉक करने की वजह से जो नॉन एड्रेनलिन है उसका अमाउंट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस में कॉज अ कार्डिक स्टिमुलेशन। अब कार्डिक स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है, पेल्पिटेशन हो सकता है, या कार्डिक एरिथमेसिस हो सकता है। मतलब दो ये है कि फिनोक्सीबेंजामीन दो काम करता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा तो पीवीआर बढ़ जाएगा, मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, नॉन एड्रेनलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। नॉन एड्रेनलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, पेल्पिटेशन होगा, कार्डिक इरिथमेसिस होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अपना सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर नेक्स्ट जनरेशन में आता है। फर्स्ट इसमें ड्रग, बहुत सारे ड्रग आते हैं जिसमें होता है प्राजोसिन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, टेम्सिलोसिन। सबसे पहला हम ड्रग पढ़ते हैं इसमें प्राजोसिन। प्राजोसिन में सबसे पहले ये बोल रहा है कि इट इज द फर्स्ट ऑफ द हाईली सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर हैविंग द अल्फा 1 अल्फा 2 रेशियो टू दी 1000:1। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि जो प्राजोसिन है सबसे पहला सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है जिसकी कैपेबिलिटी है अल्फा 1 अल्फा रेशियो 1000:1, मतलब कि जो अल्फा 1 पे को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब ज़्यादा ब्लॉक करेगा एज कंपेयर टू अल्फा 2। मतलब नेग्लेजिबल ही है 1000 रेशियो, मतलब 1 तो नेग्लेजिबल ही है 1000 के कंपैरिजन में। सेकंड बोल रहा है कि ऑल सब टाइप्स ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स सच एज अल्फा 1 ए, अल्फा 1 बी, अल्फा 1 डी आर ब्लॉक्ड इक्वली। जो सारे के सारे अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि अल्फा 1 ए होता है, अल्फा 1 बी होता है, अल्फा 1 डी होता है, सारे के सारे इक्वल ही ब्लॉक होते हैं। इट इज गिवन ओरली बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ओरली होती है, टैबलेट के रूप में दिया जाता है। वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जब ये जाता है तो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। बट इसमें एक साइड, मतलब एक नुकसान है ओरली देने में कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट हमें ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाना होता है वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अनलाइक दी नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स प्रोड्यूसेस द मिनिमल और नो टैकीकार्डिया। जो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं उनकी तरह ये ना तो मतलब जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करते हैं, बट इनमें क्या करते हैं, जो ये होते हैं सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं उसके अंदर कोई भी टैकीकार्डिया प्रोड्यूस नहीं होती, बीपी बढ़ता नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट कॉजेज बोथ वेनोडाइलेशन एंड आर्टीरियोडाइलेशन। वेनोडाइलेशन और आर्टीरियोडाइलेशन दोनों होते हैं, बट जो आर्टीरियोडाइलेशन होता है वो ज्यादा दिखाई देता है एज कंपेयर टू वेनोडाइलेशन। साइड इफेक्ट में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट यही होता है, फर्स्ट डोज फिनोमिना। फर्स्ट डोज फिनोमिना में होता क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसमें पोस्टीरियल हाइपोटेंशन इज लेस मार्क। पोस्टीरियल हाइपोटेंशन होता है कि किसी भी पोस्चर में आपका हाइपोटेंशन मतलब कम होगा या ज्यादा होगा, बट वो होता नहीं है इन दी अल्फा ब्लॉकर। मतलब प्राजोसिन के अंदर पोस्टीरियल हाइपोटेंशन बहुत कम देखा जाता है। उसके आगे बोल रहा है अकर्स स्पेशली इन द बिगिनिंग विच में कॉज द डिजीनेस फेंटिंग एज द फर्स्ट डोज
इफेक्ट इसमें बोल रहा है जब तुम पहला डोज लेते हो प्राजोसिन का, जैसे तुम 2 mg ले लिया तुमने, प्राजोसिन का डोज 2 mg ले लिया, उसकी वजह से क्या होता है, पोस्टीरियल हाइपोटेंशन तो नहीं देखा जाता शुरू में, बट डिजीनेस, तुम्हें आलसपन आएगा, है ना। इसको कम करने के लिए दिस कैन बी मिनिमाइज्ड विद अ स्टार्टिंग विद अ लो डोज एंड बेड टाइम। इसमें क्या होता है, डिजीनेस तो आती ही आती है, बट पहले तो तुम फर्स्ट डोज को बहुत कम लो, 2 mg मतलब उसका 0.5 या 0.25 mg लो, और लेना है तो बेड टाइम में लो, क्योंकि डिजीनेस आलसपन तो आएगा ही आएगा। थर्ड इसमें पॉइंट बोल रहा है सब्सिक्वेंटली टॉलरेंस डेवलप्स टू दिस साइड इफेक्ट। अब ये क्या होता है, जो ये साइड इफेक्ट आता है डिजीनेस और ये फेंटिंग वगैरह, अगर तुम कंटिन्यूस रखोगे इसको, इस वाले अल्फा 1 ब्लॉकर या एप्राजोसिन को, तो वो सब्सिक्वेंटली आपका टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अदर ब्लॉकिंग अल्फा ब्लॉकर साइड इफेक्ट्स आर मियोसिस हो सकता है, नेजल स्टिफनेस हो सकती है, इनहिबिशन ऑफ इजैक्युलेशन, स्पर्म्स वगैरह नहीं निकल पाएंगे अगर तुम कंटिन्यूस प्राजोसिन अगर लिया तो, ठीक है। Next, for the above reason, prazosin also other alpha blockers has a largely replaced by phenoxybenzamin। अब इस साइड इफेक्ट की वजह से ये प्राजोसिन यूज ही नहीं करते हम, ना कोई और अदर अल्फा ब्लॉकर यूज करते, बहुत कम यूज करते हैं, टेम्सिलोसिन यूज करते हैं बीपीएच में, ठीक है। इसको इन सब अल्फा 1 ब्लॉकर्स को रिप्लेस कर दिया है फिनोक्सीबेंजामीन से हमने। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, थेरेपेटिक यूज। अब थेरेपेटिक यूज इसका, अल्फा ब्लॉकर्स का थेरेपेटिक यूज या कोई भी यूज क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ एडर्नल मेडुला, एडर्नल मेडुलरी सेल्स का ट्यूमर होता है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सीएज सिक्रीट होते हैं। सीएज क्या है, सीएज है कैटाकोलामीन्स, कैटाकोलामीन्स सिक्रीट होंगे विच कैन कॉज अ इंटरमिनेंट और अ परसिस्टेंट हाइपरटेंशन। या तो थोड़ी देर के लिए हाइपरटेंशन कॉज करेंगे, या फिर वो हाइपरटेंशन कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है एस्टिमेशन ऑफ यूराइनरी सीएज मेटाबोलाइट्स, विनाइल मेंडेलिक एसिड और नॉन मेटानेफ्रीन इज डायग्नोस्टिक। अब हम यूराइन के अंदर हम सीएज कैटेकोलामीन्स की मेटाबोलाइट्स, जो कैटेकोलामीन्स मेटाबोलाइज होने के बाद जो बनता है विनाइल मेंडेलिक एसिड, VMA, नॉन मेटानेफ्रीन जो होता है, उनका डायग्नोस्टिक करते हैं कि इतना अमाउंट होना चाहिए सीए मतलब यूरिन के अंदर, बट अगर उससे ज़्यादा आया तो फिर फियोक्रोमोसाइटोमा है उसको। अब फियोक्रोमोसाइटोमा बाई चांस किसी को हो टेस्ट करना हो, फेंटोलामीन टेस्ट होता है उसका, उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो फेंटोलामीन होता है उसको 5 mg IV देते हैं, इंट्रावेनस 5 mg दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है कि ओवर 1 मिनट इन रिकॉम्बिनेंट सब्जेक्ट अ फॉल इन अ बीपी ग्रेटर देन 35 mmHg सिस्टोलिक एंड greater than 25 mg diastolic is indicated of फियोक्रोमोसाइटोमा। अब इसमें क्या करता है, 1 मिनट के बाद जब हमने फेंटोलामीन 5 mg IV दे दिया, इंटरवेनस हमने 5 mg फेंटोलामीन दे दिया, अब उसके 1 मिनट बाद हमें सब्जेक्ट का अगर बीपी चेक करना है, बीपी अगर ब्लड प्रेशर उसका ग्रेटर देन 35 कम हो रहा है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 35 mg सिस्टोलिक अगर बढ़ रहा है, या फिर डायस्टोलिक ग्रेटर देन 25 हो रहा है, तो वो फियोक्रोमोसाइटोमा है उसको। हाउएवर इट इज नॉट रिलायबल, ये वाला टेस्ट फेंटोलामीन टेस्ट कोई रिलायबल टेस्ट नहीं है, इसमें पॉजिटिव टेस्ट भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है और फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। फिनोक्सीबेंजामीन can be used as a definite therapy for the inoperable and malignant फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर एक बहुत अच्छा ड्रग होता है जिसका नाम है फिनोक्सीबेंजामीन, जो कि बोथ अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर होता है और इरिवर्सिबल काम करता है, मैंने आपको बता रखा है ना। ये एक दोनों में काम आएगा, इनऑपरेबल जो मतलब ऑपरेट हो ही नहीं सकता, मतलब जिसको जो ठीक ही नहीं हो सकता, और मेलिगेंट जो मतलब अपनी प्लेस टू प्लेस मतलब ऑर्गन टू ऑर्गन घूम रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए फिनोक्सीबेंजामीन यूज कर सकते हैं।
एक और ड्रग होता है जिसका नाम होता है प्राजोसिन, जो कि सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। एक ऑल्टरनेटिव है अगर तुम्हारे पास फिनोक्सीबेंजामीन नहीं है तो। उसके बाद बोल रहा है लास्ट एंड फाइनल जो आपका तरीका बच जाता है वो होता है सर्जिकल रिमूवल कर दो उसका, उस पार्ट का जिसके अंदर ट्यूमर हो रखा है। is a complicated. It is a desirable to give a phenoxybenzamine orally for 1 to 2 week pre-operatively and infuse it IV during the surgery. अब ये क्या बोल रहा है, जो सर्जरी के दौरान ना हम 1 से 2 वीक तक हम फिनोक्सीबेंजामीन उसको देते हैं, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक यूज होता है इसमें हाइपरटेंशन में क्या बोल रहा है, अल्फा ब्लॉकर्स अदर देन दोज अल्फा 1 लाइक प्रोजेस्टिन has been a failure in the management of essential hypertension because the vasodilation is compensated by the cardiac stimulation. इसमें बोल रहा है जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं अदर देन द अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं, जिसमें प्राजोसिन आता है, टेराजोसिन, टेम्सिलोसिन वगैरह जो भी ड्रग आते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर्स में, उनको छोड़कर सारे जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो यूज करते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है मोर ओवर द पोस्टीरियल हाइपोटेंशन इंपोर्टेंस नेजल ब्लॉकेज एंड अदर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर आर अनएक्सेप्टेबल। जो अल्फा 1 ब्लॉकर को अगर तुमने यूज करा तो उसमें क्या होता है, पोस्टीरियल हाइपोटेंशन देखा जाता है, इंपोर्टेंस देखा जाता है और नेजल ब्लॉकेज भी देखा जाता है उसमें, जो कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते वो वाले साइड इफेक्ट। थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि हाउएवर फेंटोलामीन, फिनोक्सीबेंजामीन जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर होते हैं, आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन कंट्रोलिंग द एपिसोड्स ऑफ राइज इन बीपी। अगर तुम्हारा अल्फा 1 ब्लॉकर से बीपी राइज हो रहा है या हाइपरटेंशन की केस आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, फेंटोलामीन या फिनोक्सीबेंजामीन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बीपी कभी कभी हमारे अंदर हाइपरटेंशन किसकी वजह से हो जाता है, होता है विड्रॉल ऑफ क्लोनिडीन की वजह से, चीज रिएक्शन की वजह से, जो कि चीज खा रहा है और एमओए इनहिबिटर भी खा रहा है, उसमें क्या होता है उन टायरामीन चीज के अंदर होता है और एमएओ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो मोनोअमाइन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं दोनों रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास फेंटोलामीन है और फिनोक्सीबेंजामीन है। नेक्स्ट आपका होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। द vasodilator action of prazosin can afford a symptomatic relief in selected patient of CHF congestive heart failure in a short term but long term is not improved। ये बोल रहा है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, जो वैसोडाइलेशन एक्शन होता है प्राजोसिन का, अब अगर किसी भी पेशेंट के सेलेक्टिव पेशेंट के अंदर अगर CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो प्राजोसिन इफेक्टिव है बट लॉन्ग टर्म के लिए वो इफेक्टिव नहीं है। अगला थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है कि टिश्यू नेक्रोसिस। कभी कभी क्या होता है पेशेंट के अंदर टिश्यू नेक्रोसिस होता है, मतलब टिश्यू का ब्रेकडाउन होने लग जाता है, उस केस में हम फेंटोलामीन यूज करते हैं। फेंटोलामीन इज इनफिल्ट्रेटेड लोकली टू प्रिवेंट द टिश्यू नेक्रोसिस। आईवी के रूप में देते हैं हम फेंटोलामीन को लोकली ताकि टिश्यू का नेक्रोसिस ना हो। लास्ट इसका होता है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, लोकल इंजेक्शंस ऑफ फेंटोलामीन विद अ पेपावेरिन होता है ओपोइड्स, ये होता है अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर may be used in the treatment of the male dysfunction। अब हम पेपावेरिन ओपोइड को और अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर जिसमें एग्जांपल है फेंटोलामीन को हम लोकल इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं ताकि मेल डिसफंक्शन ना हो।